नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप छोटी छोटी रकम से बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आपके लक्ष्य चाहे छोटी अवधि के हो या फिर लंबी अवधि के लिए, आपके निवेश करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आपको मिल जाएगा। लेकिन उन विकल्पों में से अपने लिए सही विकल्प कैसे चुने, ये आपको हम बताते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्यों कुछ फंड हाउस की स्कीम्स के नाम एडवाइजर्स कभी रेकमेंड नहीं करते हैं। DHFL NCD ने पैसा लगाया लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी अभी तक कुछ नहीं मिला, ऐसे में क्या करे निवेशक। 5 साल में 50 लाख के निवेश से कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। और फंड नामा में आज हम समझेंगे क्या होता है मनी मार्केट फंड और किस तरह के निवेशक को इसमें निवेश करना चाहिए। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विकास जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्ते स्वाति जी, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। जी सर, बताएं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने यूनिट ट्रस्ट के बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की है लास्ट 10 साल से। लेकिन आपके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें UTI के कोई फंड्स का मेंशन नहीं रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो स्कीम्स अच्छे नहीं हैं या क्या वजह है कि उनकी कुछ मेंशन ही नहीं दिखाई देती है। अच्छा, ये बताइए पहले विकास जी कि आपने कहा कि UTI की आपने बहुत सारी स्कीम्स ली हैं। कितनी स्कीम्स हैं आपके पास? चार स्कीम्स है मेरे पास। पूरे पोर्टफोलियो? ओके, नहीं नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओके। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि आपके पोर्टफोलियो में यही 4 फंड्स हैं, यही स्कीम्स हैं, या फिर आपने बाकी फंड हाउस की भी स्कीम्स? नहीं, बाकी भी है। और इन चारों का रिटर्न कैसा दिख रहा है आपको? काफी अच्छा है, इसके लिए तो मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ। यानी मेरे ख्याल से एक्सपर्ट क्या जानना कहना चाहते हैं वो मुझे जानना है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल सेटिस्फाइड। ओके, मुझे पहली बात जो हेमंत सर यहाँ पे लग रही है वो ये कि किसी भी एक फंड हाउस की 4 स्कीम्स, हम क्यों UTI म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लेते हैं ये हम बाद में जानेंगे, या किसी भी फंड हाउस का, लेकिन एक ही फंड हाउस के 4 स्कीम्स किसी पोर्टफोलियो में होना, आपको लगता है ये सही स्ट्रैटेजी है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो और आपके डिफरेंट गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी के आपके जो फंड्स होते हैं और अलग तरह के पोर्टफोलियो बनते हैं। तो हो सकता है कि एक इक्विटी फंड हो, एक डेट फंड हो, एक लिक्विड फंड हो। तो एक ही फंड के 3 या 4 फंड होने में मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब एक ही कैटेगरी में एक ही फंड हाउस के 3 या 4 फंड हो। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मल्टी कैप फंड की हो, क्योंकि कोई और इक्विटी में हो, जैसे एक मिड कैप भी उसी का हो, लार्ज कैप भी उसी का हो, मल्टी कैप भी उसी का हो। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब से सेबी ने स्कीम्स को कैटेगराइज स्टैंडर्डाइज किया है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड नहीं कर सकता है। लेकिन इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और अलग अलग कैटेगरी में सारे के सारे फंड जो है, या 3 या 4 फंड जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक ही फंड के हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि हर फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब वो स्ट्रेटेजी या फिलॉसफी काम नहीं करती है, तो सडनली आप देखेंगे कि आपके सारे फंड जिन्होंने आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे वो शायद काम नहीं कर रहे। तो उसके हिसाब से कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि एक एसेट क्लास में ज्यादा फंड जो है एक ही म्यूचुअल फंड के। अब खासकर यहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड का जो विकास जी का सवाल था कि क्यों अमूमन इस फंड हाउस के स्कीम्स के नाम एडवाइजर्स कभी रेकमेंड करते हुए सुनाई नहीं देते, या फिर पढ़ने में भी ज्यादा नहीं आता है। देखिए स्वाति, ऐसा है जब हम स्कीम सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा कि जब से सेबी ने कैटेगराइज और स्टैंडर्डाइज किया है, तो एक बड़ी जो इशू हुआ करती थी कि किस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट करें, वो तो निकल गई। लेकिन उसके अलावा भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको देखते हैं जब फंड सिलेक्शन करते हो। UTI के मैं बात में आऊंगा, थोड़ा सा एक प्रोसेस समझा देता हूँ। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि सुटेबिलिटी हो हमारी,
ठीक है, फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। और जब मैं फंड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका फंड टॉप 5 में होना चाहिए। कंसिस्टेंटली पीयर ग्रुप का जो एवरेज है उससे बेटर परफॉर्म करे। उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं कि समय समय पे बदल रही है। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है ब्रांड। ब्रांड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मेरे यूटीआई में 4 फंड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये यूटीआई ब्रांड से एकदम सेटिस्फाइड है। तो उसके अलावा फिर स्कीम भी जैसे कह रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्यों मेंशन नहीं होता डिपेंड करता है। साथ ही जैसा आप जानते हो, हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। अगर पोर्टफोलियो में यूटीआई का फंड नहीं है तो कई बार हो सकता है उस फंड उसकी बात ना हो, या जिस कैटेगरी के ऊपर आप रिकमेंड कर रहे हो उसमें अगर वो फंड अच्छा नहीं करा तो उसका नाम नहीं आ सकता। मैं ये आपको बता दूं कि हर फंड हाउस चाहे कोई भी फंड हो, उनकी कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो हमेशा कंसिस्टेंटली जो पीयर ग्रुप की एवरेज है उससे बेहतर परफॉर्म करती है। अगर मैं यूटीआई का ही एग्जांपल ले लूं, जैसे यूटीआई का इक्विटी फंड मल्टी कैप कैटेगरी में, यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो फंड है एलएसएस कैटेगरी में, अगर मैं डेट में जाऊं तो यूटीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और यूटीआई का मिड कैप फंड। तो ये ऐसे फंड है जिन्होंने कंसिस्टेंटली जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर रीजन है कि यूटीआई के फंड्स की बात नहीं होती। हो सकता है जिस तरह के आप पोर्टफोलियो डिस्कस करते हो अगर वहां पे वो मेंशन नहीं है तो हो सकता है ना हो। बट जैसे मैंने कहा, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो को देखें, ये देखें कि जो उनके फंड उनके पास है, चाहे वो यूटीआई चाहे कोई भी फंड है, कि वो पीयर ग्रुप के सामने अगर कंसिस्टेंटली अबव एवरेज परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर मुझे लगता है इनको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत जी। अगर निवेशक खुश है उस ब्रांड से और अपने रिटर्न से तो फिर कोई सलाह दे या ना दे, आई थिंक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। सागर शाह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सागर जी बताएं क्या दिक्कत है आपकी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा इतना बढ़िया प्रोग्राम देने के लिए। शुक्रिया सागर जी। हाँ, मेरा सवाल जो है वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के सिलसिले में है, जो कि मैंने DHFL में इन्वेस्ट किया था। तो उसमें मैंने 3 अलग अलग सीरीज में 2,25,000 इन्वेस्ट किया था। तो मेरे को जानना ये है कि अभी जैसे कंपनी ने बताया है कि उनका लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है, तो मेरी जो इन्वेस्ट की गई रकम पे अभी मेरे को ब्याज नहीं मिल रहा है और एक सीरीज तो मैच्योर भी हो गई है, तो उसका भी रिडेम्पशन मतलब अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो कितना टाइम लग सकता है और फाइनली मेरे को जो है वो विथ इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल वापस मिलेगा या उसमें मेरे को कुछ ब्याज जो है नहीं मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है जी। हालांकि हम लोग इस तरह के सवाल, ये शो है म्यूचुअल फंड का, लेकिन हेमंत सर मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि किसी भी निवेशक का पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई जवाब अगर उसके पास ना हो तो उसकी मनोदशा क्या हो सकती है ये हम समझ सकते हैं। मुझे लगा आप इसका जवाब दे पाएंगे। बताएं क्या है इस पूरे केस में डेवलपमेंट, कब तक निवेशक पैसा वापस मिलने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए स्वाति, जैसा सागर ने भी कहा कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर। तो बेसिकली क्या है, देखिए 2 तरह के निवेशक थे वहां पे। एक तो जो थे एफडी होल्डर्स, तो जो फिक्स डिपॉजिटर थे उनको जो एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि आप अपने क्लेम जो है वो हमको सबमिट कीजिए और उनको हम जैसे जैसे पॉसिबल होगा उसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो एनसीडीज हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, इसमें एक ट्रस्टी होता है और यहाँ पे जो एक ट्रस्टी है वो कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप कंपनी है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो भी एनसीडी होल्डर है इंक्लूडिंग सागर, इनको खुद को क्लेम सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रस्टी कंपनी है इसने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है, जो पीनल इंटरेस्ट है, वो सबके साथ उन्होंने अपना क्लेम जो है वो सबमिट किया हुआ है। तो जब भी उसके ऊपर कोई फैसला होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। अब ये कहना स्वाति बहुत ही मुश्किल है इस समय पे कि कितना समय लगेगा। जैसा हम जानते हैं कोशिश हो रही है कि ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटर की कोशिश यही रहेगी कि उनकी वो अफेयर्स को मैनेज करते हैं कि किसी तरीके से जो निवेशकों का जो पैसा जो है वो वापस दिया जाए। कितना समय लगेगा, कितना रकम मिल सकेगी, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये मैं इनको कह सकता हूँ कि इनको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रस्टी कंपनी है वो उनके बिहाफ पे क्लेम ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है और जैसा मैंने कहा जैसे जैसे कुछ प्रोग्रेस होगी इनके पास वो वापस आएंगे और उनको बताएंगे कि क्या करना। तो यहाँ पर वक्त कितना लगेगा इसका कोई अंदाजा भी फिलहाल आपको नहीं दिया जा सकता है। सागर जी इंतजार करें
इंतजार करने के अलावा एक्चुअली आपके पास कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। संजय प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार स्वाति जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मुझे मेरे सवाल को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भेजने के लिए शुक्रिया संजय जी। मैं आपका कार्यक्रम रेगुलरली देखता हूं और इसमें 3 कॉन्सेप्ट मुझे खास तौर से अच्छे लगते हैं। एक एसेट एलोकेशन के ऊपर फोकस और दूसरा इसके ऊपर फोकस की अपने फंड्स की संख्या मैनेजेबल रखनी चाहिए और तीसरी ये कि आपको समय अनुसार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। जी जी जी। तो इसी से संबंधित मेरा सवाल था कि साधारणतः मैंने ऐसा सुना है कि 4 से 6 फंड ही एडिक्वेट होते हैं किसी को भी सही तरीके से डाइवर्सिफाई करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी का पोर्टफोलियो साइज ज्यादा है, मतलब 6 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको भी इतने ही फंड में रहना चाहिए या उसको चाहिए कि अगर जो डाइवर्सिफाई कर रहा है तो साथ में इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी देखते हुए मतलब लार्ज कैप में एक फंड, म्यूचुअल मिड कैप में एक फंड, मल्टी कैप में एक फंड, और मल्टी कैप के अंदर भी आजकल बहुत वैरायटी हो गई है कि फोकस्ड अलग है और वैल्यू है, कॉन्ट्रा अलग है। जी जी। तो इस दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है 10-12 फंड हो जाते हैं, तो ये उचित है या नहीं? ओके, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी संजय जी, आपने लिखा था कि आप 15 साल से निवेश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं 15 साल से निवेश कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बहुत लोग जो निवेशक होते हैं, दर्शक हमारे, वो लोग 2-2 साल 3-3 साल 1-1 साल में ही ना अपने फंड की परफॉर्मेंस को देख किसी भी वजह से वो या तो चेंज कर लेते हैं या फिर वो बंद कर देते हैं। आप अगर एक लाइन में बता सके हमें कि 15 साल तक निवेश लगातार किया है, कि आपके दिलो दिमाग में कभी ये नहीं आया कि निवेश अच्छा नहीं चल रहा, बंद कर देना, मतलब क्या एक वजह थी जिसने आपको 15 साल तक लगातार निवेशित रहने के लिए प्रेरित किया है? जी, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जब शुरू की तो अपने एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाया। अच्छा। जिस गोल की दृष्टि से तो मैंने अपने 2-3 गोल जो मुझे लगते थे कि जरूरी हैं वो गोल बनाए और उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट अपना प्रारंभ किया। कि जो लंबे गोल थे उसमें इक्विटी और जो 5 साल के करीब गोल थे उसके अंदर बैलेंस फंड इस तरह से किया। तो मुझे कभी भी ये ख्याल मेरे विचार में नहीं आया कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। उस बीच में मार्केट ऊपर भी गए और नीचे भी गए, लेकिन मैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता रहा। इंटरेस्टिंग सर, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, थैंक यू। हेमंत सर, अब जो संजय जी का सवाल है कि अगर बड़ा कॉर्पस है तो क्या फंड्स की संख्या, स्कीम्स की संख्या बढ़ाना उचित रहता है? देखिए स्वाति, जैसे उन्होंने कहा कि 2-3 एस्पेक्ट्स की उन्होंने बात की, वो तीनों के तीनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ फंड्स की बात करूं तो हम हमेशा कहते हैं कि नंबर ऑफ फंड्स थोड़े कम रखिए। अब ऐसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है कि इतने ही फंड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसमें भी 2-3 फैक्टर्स हैं। जैसे एक तो उन्होंने खुद कहा कि जैसे अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, तो उसमें गुंजाइश रहती है कि आप थोड़े फंड्स को ऐड कर लें। दूसरी बात, तब तक आप काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन चुके होते हैं, तो आप हर एक जो अलग अलग फिलॉसफी है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको समझते हैं। जैसे संजय जी ने कहा कि उसमें फोकस फंड है, उसमें वैल्यू फंड है, हर तरह के फंड है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये फंड बनाने का मतलब ही वही है कि जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनका फायदा उठा सकें। तो यस, ये बात सही है कि थोड़े फंड कम रखें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा जैसे इनका जो साइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़ा हो चुका है, तो उसमें कोई बात नहीं अगर 3-4 फंड अगर ज्यादा भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में स्वाति, चाहे मल्टी कैप फंड को देखें तो जो फोकस फंड है, क्योंकि मार्केट काफी नैरो रहा है, 25 तरह का मार्केट का बिहेवियर रहा है, उसमें जो फोकस फंड है उनकी परफॉर्मेंस जो है डाइवर्सिफाइड फंड से बेहतर रही है। ठीक है, काफी समय से हमने देखा कि वैल्यू फंड अच्छा नहीं कर रहे थे, अभी वैल्यू फंड अच्छा करेंगे और आगे भी करने की उम्मीद है। आई थिंक जब आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाते हैं, दूसरी बात क्या है, इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अलग अलग फंड लिए और हर कैटेगरी में 2-2 फंड लिए।
उसके सामने एक और स्ट्रेटेजी होती है कि आप मल्टी कैप फंड ले लीजिए। मल्टी कैप फंड वही रिजल्ट आपको देगा प्रोवाइडेड आपने फंड अगर सही चुना है। जैसे इनके फंड की मैं बात करता हूँ, इनके पास एक वेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इसमें 50% पैसा जो है लार्ज कैप में, 50% पैसा जो है मिड कैप में। अब जो एक अलग अलग मिड और लार्ज करेगा फंड, वो ये फंड भी दे सकता है और इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो देखिए डिपेंड करता है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप उस स्ट्रेटेजी से कंफर्टेबल हो। बट नक्शे में ये कहना चाहूंगा कि अगर 2-3 फंड एक्स्ट्रा हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास एक सॉलिड रीजन है कि आपने उस फंड को क्यों चुना। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा संजय जी को कि इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। जितने भी कैटेगरी के फंड्स हैं वो काफी अच्छे फंड्स हैं। तो कहूंगा कि उन्होंने काफी मेहनत की है और आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस है 15 साल का वो इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। राइट, तो चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला हम खत्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंड नामा की तरफ, जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी की बारीकियों को समझाने की कोशिश करते हैं। और आज फंड नामा में हम बात कर रहे हैं डेट कैटेगरी का एक जो फंड है, मनी मार्केट फंड। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये सब आज हम जानेंगे। एक तो इसमें जो ये वर्ड है मनी मार्केट, इसका मतलब क्या होता है हेमंत सर? देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, अब मनी मार्केट फंड का मतलब ये है कि वो फंड जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सवाल है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है क्या जी, क्या ये डेट फंड डेट इंस्ट्रूमेंट से अलग है या उसी का हिस्सा है? तो इम्पोर्टेंट चीज ये मानना है कि है ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा ही। इनकी जो डेफिनेशन होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ये होती है कि इनकी मेच्योरिटी जो है, देखिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है ना डेट फंड के अंदर अलग अलग कैटेगरीज का, वो होता है उनके जो पोर्टफोलियो का मेच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कितने लॉन्गर टर्म या शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन के पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी जो है वो 1 साल तक रहती है। यानी ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो है जैसे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और डिफरेंशिएशन बेसिकली ये है कि इनकी मेच्योरिटी जो है 1 साल तक होती है। ओके, तो ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका इस्तेमाल बाकी तरह के जो फंड है जो डेट कैटेगरी में, उसमें नहीं होता है ये नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। जब मैं बात करता हूँ मनी मार्केट फंड की, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाएगी। ओके, तो अगर मैं बात करूँ लिक्विड फंड की, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की या नॉर्मल डेट फंड की भी, कुछ पोर्शन जो आप लिक्विड रखते हो उसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ मनी मार्केट फंड में ही मिलेंगे, आपको दूसरे फंड में भी मिलेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस होता है प्रोपोर्शन कितना है। और यहाँ पे 100% पैसा जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाता है। ओके, और जो बाकी डेट कैटेगरी में जो हम सुनते हैं कि जो मोटे तौर पे 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक तो क्रेडिट रिस्क हो गया और एक हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो रिस्क यहाँ पर भी लागू होता है? देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड जो है, हम देखें तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ये रिस्क तो रहते हैं, लेकिन अभी ये देखने की जरूरत है कि इसमें प्रोपोर्शन इसका कितना रहता है। अच्छा, तो अगर हम इसको समझें, इसके अंदर जो ट्रेजरी बिल्स की मैंने बात की, ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा रेज करना होता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे एक तरीके से गवर्नमेंट की गारंटी है जी। तो फिर हमने बात की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट जो इशू होते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वहां पे भी रिस्क आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि नाम मात्र का है। फिर हमने बात की कमर्शियल पेपर की, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो और बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं ऐसा रेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो क्रेडिट रिस्क हमको नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और जो लॉन्गर ड्यूरेशन के जो डेट फंड्स देखने को मिलता है वहां पे ये बहुत कम है। जैसे मैंने कहा टी बिल में एकदम आप कह सकते हैं कोई रिस्क नहीं है, ओके, और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में भी एकदम नाम मात्र का रिस्क है। कमर्शियल पेपर में थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हाई क्वालिटी पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्रेडिट रिस्क जो आपको होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट की जो मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो जितना लंबा ड्यूरेशन होगा, मेच्योरिटी ड्यूरेशन होगा डेट इंस्ट्रूमेंट का, उसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा डेट जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जो मेच्योरिटी है वो 1 साल तक की होती है, तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का जो इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर काफी कम होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि 100% नहीं होता है, लेकिन काफी
कम होता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के। तो क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी 1 साल की है, तो अगर निवेश करना हो किसी को तो अपना निवेश का अवधि भी वो इतना ही रखे या कम ज्यादा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए, डेट फंड्स के अंदर 16 कैटेगरी जैसे हम जानते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के डेट फंड्स की, तो ओवरनाइट फंड है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन फंड्स के अंदर आपको क्लियरली लिखा जाता है कि इनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितना होगा। जैसे लिक्विड फंड में 91 डेज होगा, मनी मार्केट में जैसे मैंने कहा 1 साल होगा। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो अगर आप फंड से मैच कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मैच्योरिटी जो है 1 साल की हो सकती है, 3 महीने से 1 साल हो सकती है ब्रॉडली, और आपका ड्यूरेशन जो है खाली 1 या 2 महीना है, राइट? तो फिर मुझे लगता नहीं आपको इन फंड्स को देखना चाहिए, तब फिर आपको मे बी लिक्विड फंड में जाना चाहिए। Okay. या आपका ड्यूरेशन जो है 3 साल या 5 साल का है, तब भी अगर आप मनी मार्केट में रखें तब भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सुटेबल है। लॉन्ग टर्म का पैसा जाना तो और इंस्ट्रूमेंट्स है, इससे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जाना तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है। तो तकरीबन अगर जैसे मैंने कहा 1 साल के करीब आपका टाइम होराइजन है, तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हैं। ऑलराइट, और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं इसमें? देखिए, ब्रॉडली क्योंकि म्यूचुअल फंड है, आप खाली एक ट्रेंड बता सकते हो। जिस तरीके से हमने ट्रेंड देखा है, तो इस कैटेगरी के जो रिटर्न है, चाहे मैं 1 साल देखूं या 2 साल, हालांकि जैसे मैंने कहा वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का फंड नहीं है, लेकिन तकरीबन मैं आपको बता सकता हूँ रेंज के 6 से 7% का रिटर्न यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपका टाइम होराइजन 1 साल तक हो, 3 महीने से 1 साल तक, और आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो 6 से 7%, जो आप देख सकते हैं कि जो पैसा आपको सेविंग बैंक में मिलता है उससे कहीं अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जो पैसा आपका नॉर्मली सेविंग बैंक में रखा है, क्योंकि सेविंग बैंक में हम काफी समय तक पैसा रखते हैं, तो जो पैसा आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए वो निकाल के अगर आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रखें, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में रखें, तो आपको रिटर्न बेहतर मिल सकता है। तो आप ये कहेंगे कि 1 साल की एफडी अगर करनी हो तो आप एफडी ना करके मनी मार्केट फंड में डाल दे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ये? मुझे लगता है जैसे बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि रेंज भी अगर मैं देखूं तो कम से कम 6 महीने से 12 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो भी अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है, और इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कितना पैसा आपका सेविंग बैंक में भी पड़ा है। जैसे मैंने पहले कहा, काफी पैसा जो वहां रखा रहता है, काफी सालों तक रखा रहता है, तो वो पैसा भी मूव करें, या शॉर्ट टर्म की जो एफडी है वो भी आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में मूव कर सकते हैं। ओके, तो मनी मार्केट फंड अगर 1 साल 6 महीने से 1 साल का नजरिया लेके निवेश करना चाहते हैं, डेट कैटेगरी में देख रहे हैं, तो आप इस फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिटर्न एक आइडिया दे दिया है सर ने, 6 से 7% तक का देख सकते हैं। जो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में है या फिर आप एफडी करना चाह रहे हैं, उस पैसे को आप इस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और मनी मार्केट फंड को इतने आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, वो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर। सवाल आप किसी भी भाषा में लिखिए, हिंदी या इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जब भी आप भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सके। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप सभी जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।